लास्ट क्लास में मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस कराया था। ठीक है। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल की, किसकी बात करूं? आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में दो प्रोसेस होते हैं। क्या होता है? एक एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन, और दूसरा क्या होता है? कंप्रेशन होता है। लेकिन दोनों ही जगह पर टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एक्सपेंशन करता हूं तो वॉल्यूम क्या होता है सिस्टम का? बढ़ता है। वॉल्यूम का चेंज क्या आता है? अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव आता है तो वर्डन क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? वर्डन आएगा पॉजिटिव। अच्छा भाई देखिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? देखिए, वॉल्यूम बढ़ने से अगर हीट कांस्टेंट रहती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, पता नहीं पता? अगर हीट कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ जाए तो हीट फैल जाएगी। अब हीट तो नहीं बढ़ी ना, तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? एक्सपेंशन के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ने के साथ हीट भी बढ़ रही है। क्या हो रही है? तो इस केस में हीट क्या होती है? ऐड होती है। क्या होती है? ऐड। यानी सराउंडिंग से सिस्टम में आती है। क्या आती है? सराउंडिंग से सिस्टम में आते हैं। जहां पे हीट ऐड ऐड होती है उसको हम लिखते हैं हीट पॉजिटिव होगी। ठीक है। अब देखिए, कंप्रेशन में आपको पता है भैया, वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम का चेंज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव आता है, वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव आता है, तो वर्डन भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। और आपको पता है भैया, कंप्रेशन हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। आपको पता है अगर हीट कांस्टेंट रहती है और कंप्रेस हो जाती है हीट, तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता। लेकिन आपको पता है हीट टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। इसका मतलब जब कंप्रेशन होता है साथ साथ में सिस्टम क्या कर रहा था? हीट को रिलीज भी कर रहा था। तो हीट रिलीज करने का मतलब क्या है? रिलीज। हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। और रिलीज हीट को हम क्या लिखते हैं? माइनस, नेगेटिव हीट। ठीक है भैया, ये हो गया आपका आइसोथर्मल में। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर देखिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट, यहां पे भी टेम्परेचर से वही रहेगा, यहां पर भी टेम्परेचर वही रहेगा। ठीक है, ये चीज होती है। अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूं, एडियाबैटिक की, तो एडियाबैटिक में क्या होता था आपको याद है? एडियाबैटिक में अगर मैं एक्सपेंशन करता हूं, क्या करता हूं? आपको हीट क्या रखनी है यहां पर? कांस्टेंट। कंप्रेशन में भी क्या होगी? कंप्रेशन में भी क्या होगी? हीट क्या रहेगी? वही रहेगी। अब हीट सेम है। एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा, चलो भैया बढ़ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव। वर्क भी क्या आएगा? पॉजिटिव। और टेम्परेचर क्या होगा यहां पर? इंक्रीज कर जाएगा। पता है क्यों? नहीं सॉरी, टेम्परेचर क्या होगा यहां पर? डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि हीट तो कांस्टेंट है। सिस्टम एक्सपेंड कर गया वही हीट लेकर के, तो हीट भी क्या होगी? फैल जाएगी। हीट फैल जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। इस केस में हीट कांस्टेंट रहती है, हीट का लेन देन नहीं हो रहा। ठीक है। अब यहाँ पे कंप्रेशन में क्या होता है? कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है भैया? घटता है। चेंज क्या आता है? नेगेटिव आएगा। वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन भैया यहां पर वही हीट क्या होती है? कंप्रेस हो जाती है, तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। यहां पर चेंज क्या आता है? नेगेटिव आता है टेम्परेचर में, और यहां पर चेंज क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, समझ गया? तो ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में थे। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है बताइए जरा मेरे को। जहां का वॉल्यूम क्या होता है भैया? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? जहां पे वॉल्यूम आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उसे आइसोकोरिक कहते हैं। भाई प्लीज बोलिए मत। वॉल्यूम सॉरी, वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। चेंज क्या आएगा? जीरो। देन वर्क डन क्या आएगा? अब जहां पे वॉल्यूम का चेंज जीरो आता है वहां पर वर्क डन नहीं अब जब एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं हो रहा, भाई प्लीज देखिए, जब एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं हो रहा, तो ध्यान रखना कि
उस केस में वॉल्यूम का चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा, सिस्टम में कोई वर्क नहीं करेगा। और सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो देन एफएलटी कैन बी रिटन एज एफएलटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, हीट इक्वल्स टू में किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या है भैया, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पता है वर्णन जीरो होता है, देन कीवन हीट किसके बराबर होगी, डेल्टा यू के बराबर होगी। और ये हीट क्या कहेंगे इसको, स्पेसिफिक, ये हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो होती है एनसीवी डीटी, एनसीवी। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर है अगला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन साइक्लिक प्रोसेस। अलग अलग बैठे हो, साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ को कैसे लिखेंगे, तो भैया साइक्लिक प्रोसेस में ये ध्यान रखना, एज वी नो, एज वी नो, नो, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल, इंटरनल एनर्जी is a state function, state function. So in case of cyclic process, in case of cyclic process, अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी बराबर में क्या होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी। देखिए साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कोई सिस्टम जहां से गया वहीं पे वापसी आ जाए, ये साइक्लिक है। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है ना वो स्टेट फंक्शन होती है, मतलब अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम रहेंगी ना तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, सेम ही रहेगी। जब इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी तो चेंज क्या आएगा इंटरनल एनर्जी में, जीरो आएगा, देन एफएलटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आएगा, ठीक है, जो भी हीट दोगे सब सब क्या करेगी, बर्डन करेगी, ठीक है। अगला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोबैरिक प्रोसेस, क्या है, एफएलटी इन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है भैया, प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट है तो भैया जो भी आप हीट दोगे वो हमेशा दो काम करेगी, इंटरनल एनर्जी और वर्डन दोनों, ठीक है। एग्जाम्पल होते हैं कई बार आइसोबैरिक प्रोसेस के, एग्जाम्पल आपसे पूछे आते हैं आइसोबैरिक के, तो जितने भी प्रोसेस अभी हो रहे हैं सबके सब क्या है, आइसोबैरिक है। क्यों, क्योंकि सब 180 पे हो रहे हैं। इस वक्त जो भी चीजें हो रही है सब क्या हो रही है, ठीक है, ऑल प्रोसेस, ऑल प्रोसेस मतलब एग्जाम्पल लिख देता हूं, मेल्टिंग, मेल्टिंग, ठीक है, बॉइलिंग एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस का एग्जांपल है, ठीक है भैया। तो ये आपका ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर हमें जो सेकंड पार्ट इसमें चालू करना अपना, ठीक है, वो है भैया लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या है, तो मैंने आपको, ठीक है, लिखवाना बहुत सारा है इसमें, तो इसलिए मैंने सीधा पीडीएफ यहां पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है, ठीक है, कह रहे हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पता ना भैया, गिवन एनर्जी कभी क्रिएट नहीं, हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हाँ, लेकिन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है भैया, समझ गया। लेकिन यहां पर चेंज तो हो रहा है, लेकिन यहां पर कुछ लिमिटेशंस है जो फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता। आप देखिए क्या क्या लिमिटेशंस है, चलो देखते हैं। पहला कह रहा है नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन। आपको पता है द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम हाइयर, हाइयर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, यहां से, या हाइयर टेम्परेचर टू, लेकिन क्यों होता है इसके बारे में बताया फर्स्ट लॉ ने, नहीं बताया।
अच्छा, इसका उल्टा क्यों नहीं होता, ये भी नहीं बताया फर्स्ट लॉ ने। तो वही लिखा हुआ है, द लॉ द लॉ डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वेदर अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। क्या ये अपने आप होता है या उल्टा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। इन्होंने बोला भैया कि एनर्जी का फ्लो तो होता है, लेकिन किधर होता है और उल्टा क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। दूसरा क्या कह रहा है, इन्होंने ये भी नहीं बताया, देखिए आपको पता है एनर्जी आप जब भी देते हो फर्स्ट लॉ के हिसाब से, वो एनर्जी दो पार्ट में यूज होती है, एक इंटरनल एनर्जी में और एक वर्क डन में। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता हमें कि भैया कितना पार्ट इंटरनल एनर्जी में यूज होगा और कितना पार्ट क्या होगा, वर्क डन में यूज होगा। तो वही लिखा हुआ है, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये नहीं बताता कि भैया कितनी एनर्जी, जो एनर्जी दी आपने उसका कितना पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट हुआ है, बताता है क्या फर्स्ट लॉ, नहीं बताता। समझ गए, अगली लिमिटेशन ये है। ठीक है, फिर आता है नो इंसाइट ऑन रिवर्सिबिलिटी। ठीक है भैया, ये रिवर्सिबिलिटी के बारे में भी कुछ नहीं कहता। जैसे कि मान लीजिए आपने एनर्जी दी, आपने एनर्जी, आप चल रहे हो, ठीक है, ये कोई पहिया चल रहा है, पहिया के चलने पर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कई बार क्या होती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसके बारे में नहीं बोलता कि हीट जो है वो वापसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ये इसके बारे में भी नहीं बताता कि क्यों नहीं होती एनर्जी वापसी, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट होती। मैकेनिकल हीट में कन्वर्ट होगी, लेकिन मैकेनिकल हीट एनर्जी मैकेनिकल में वापसी कन्वर्ट क्यों नहीं होती, ये है इसकी अगली। इट डज नॉट कंसिडर द इरिवर्सिबिलिटी इन नेचर प्रोसेस सच एज द फ्रिक्शन हीट डिसिपेशन। समझ गए, मतलब रिवर्सिबिलिटी के बारे में नहीं बताता। हीट तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, हीट में, लेकिन हीट एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है, इसके बारे में ये कुछ नहीं बताता। समझ गए, ये अगली लिमिटेशन है। फिर बोल रहा है भैया क्वांटिटी ऑफ एनर्जी नॉट एड्रेस्ड। ठीक है भैया, क्या कह रहा है, द लॉ ओनली कंसिडर द क्वांटिटी नॉट क्वांटिटी। देखिए भैया ये बोल रहा है, सुन लीजिए, वही पहले ही वाला है। यहां पर ये बोला कि आप जो हीट देते हो, ठीक है, अगर सिस्टम को आप हीट दोगे तो सिस्टम वर्क करता है और साथ साथ में वहां पर हीट का लॉस भी होता है। एनर्जी दोगे तो सिस्टम वर्क करता है और साथ साथ में क्या होता है, वहां पर हीट का लॉस भी होता है। तो जो वर्क करता है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, और मैकेनिकल एनर्जी जो ग्रेड वन कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो ग्रेड वन एनर्जी होती है। क्या होती है, ग्रेड हाई ग्रेड एनर्जी या ग्रेड वन एनर्जी कहते हैं इसे। ठीक है, और जो हीट हमारे काम में नहीं आई, जो हमने एनर्जी दी है, उसका कुछ पार्ट क्या हुआ, वर्णन करने में चला गया, यानी मैकेनिकल एनर्जी में आ गया, जिसको हम हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं। और एक और होता है जो हमारे किसी काम की नहीं होती, वो क्या होती है, हीट। बाइक चलती है, बाइक चलती है, जो एनर्जी मिलती है उससे बाइक चलती है, लेकिन उस एनर्जी का बहुत सारा पार्ट क्या होता है, हीट में भी कन्वर्ट हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट में भी। तो उसे लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तो ये नहीं बताता कि भैया कितनी एनर्जी उसमें कन्वर्ट होगी, कितनी एनर्जी उसमें कन्वर्ट होगी। ठीक है भैया, तो ये लिखा हुआ है, द लॉ ओनली कंसिडर द क्वांटिटी ऑफ हीट, केवल हीट के बारे में, वैल्यू के बारे में बात करता है, और ये नहीं बताता कि भैया हाई ग्रेड में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। हाई ग्रेड मतलब कि जो हमारे यूज में आती है, जो हमारे यूज में क्या आ रही है, मैकेनिकल। और कौन यूज में नहीं आ रही, लो ग्रेड में हीट एनर्जी। समझ गए भैया, तो ये हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी के बारे में नहीं बताता है, केवल उनके सम के बारे में बताता है कि उनका सम क्या होगा, टोटल एनर्जी के बराबर आएगा। लेकिन हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी के इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताता। समझ गया, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, अब यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, लिमिटेशन का लिखा हुआ, व्हेन हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, जब आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो तो सम ऑफ द हीट कन्वर्ट इनटू and other rest of increase the internal energy of the system. However, the law does not explain why all the heat cannot completely converted into the work or efficiency of the conversion. समझे, कह रहा है आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी देते हो, क्या करते हो, हीट सप्लाई करते हो, तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि वो हीट एनर्जी क्या होगी, वर्क में जाएगी, और उसका कुछ पार्ट क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में जाएगा। ऐसा क्यों नहीं वो होता कि सारी की सारी एनर्जी जो आपने दी है सबकी सब क्या होगी, वर्क बिटन में हो जाए, क्यों कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में आता है, ये इसके बारे में नहीं बताता। कौन नहीं बताता, फर्स्ट लो। फर्स्ट लो तो ये कहता है कि दी गई एनर्जी क्या होती है, एक तो वर्डन करेगी, दूसरा इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि उसके द्वारा दी गई एनर्जी सबकी सब क्या हो जाए, वर्क ही कर ले, इंटरनल एनर्जी ना बढ़े।
ऐसा क्यों नहीं होता? ये फर्स्ट लॉ इसके बारे में नहीं बताता। ठीक है भैया। अब आते भैया सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ में जो कमी है ना, उसी को कन्वर्ट किया गया है सेकंड लॉ में। फर्स्ट लॉ की पहली कमी क्या थी? कि भैया हम जितना एनर्जी देते हैं, जितनी हीट देते हैं, तब की सब वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाती? वो फर्स्ट लॉ की कमी थी। अब ये यही सेकंड लॉ आ जाएगा कि सेकंड लॉ बताएगा कि सेकंड लॉ में जो फर्स्ट लॉ की कमी है ना, वही सेकंड लॉ उसको क्या करेगा? करेक्ट करेगा। उसके रीजन को बताएगा क्यों नहीं होता। समझ गया? दूसरी कमी क्या थी? कि भैया एनर्जी का फ्लो हाई से लो ही होता है, हाई टेम्परेचर से लो टू हाई क्यों नहीं होता, ये भी क्या करेगा? सेकंड लॉ ही बताएगा। समझ गया? फर्स्ट लॉ केवल कमियां बताता है, और सेकंड लॉ कमियों का रीजन बताता है क्यों नहीं होता ऐसा। चलो भैया देखते हैं। तो भैया अब हम देखिए, फर्स्ट लॉ में जो कमियां थी उसको सेकंड लॉ दे करके सुधारेंगे। ठीक है। तो भैया इस सेकंड लॉ को सुधारने के लिए यहां पे देखा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टेब्लिश द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड इट्स स्टेट। अब देखिए जरा समझिए, अभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आते भैया कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्या आती है? कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहती है भैया? आपको पता ना भैया कि आपके द्वारा दी गई एनर्जी क्या होता है, उसका कुछ पार्ट क्या होता है? इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, और कुछ पार्ट क्या होता है? वर्डन होता है। कमी क्या थी फसलों में? कि ये नहीं बता रहा था कि भैया कि सारा का सारा पार्ट वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाता। आप देखिए कैल्विन और प्लैंक की स्टेटमेंट में ये बताया गया कि क्यों नहीं होता। इन्होंने बोला भैया इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस। इन्होंने कहा कि भैया ये असंभव है एक ऐसा डिवाइस बनाना जो कि सारी की सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे। समझ गया? ये असंभव है कि आप कोई ऐसी मशीन बनाओ जिसको आप 10 जूल एनर्जी दो और 10 की 10 जूल एनर्जी क्या हो जाए? वर्क में कन्वर्ट हो जाए। उस 10 जूल एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा? अन्य एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो हमारे किसी काम की नहीं होगी, मतलब लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गया? ऐसा कोई इंजन ही नहीं है जिसकी जितना आपने इनपुट दिया उतना ही क्या आ जाए? आउटपुट आ जाए। इनपुट आउटपुट अगर सेम रहता है तो हम कहते हैं भैया उसकी एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी होती है इनपुट एनर्जी, इनपुट सॉरी आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो कह रहा है भैया कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिसमें इनपुट किसके बराबर है? आउटपुट के। कभी ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। इनपुट हमेशा क्या रहेगा? इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउट। आप ज्यादा एनर्जी दोगे लेकिन आउटपुट क्या आएगा? कम आएगा। यानी अगर ये क्या है? कम है, और ये क्या है? ज्यादा है, तो ये हमेशा क्या होगा? एक से कम आएगा। तो कह रहा है कि भैया ऐसा कोई आप इंजन कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते जिसमें आप जितना इनपुट दो उतना ही क्या आ जाए? आउटपुट। मतलब जितनी एनर्जी दो सबका सब क्या हो जाए? वर्क में कन्वर्ट हो जाए। समझिए वही लिखा हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस। ठीक है। और ठीक है, परपेचुअल मोशन जानते हो? परपेचुअल मोशन जिसमें किसी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपने आप ही होती रहती है। खैर यही आपको इतने करना है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, ठीक है, विच कन्वर्ट, ठीक है, हाँ, दैट ऑपरेट इन द साइक्लिक प्रोसेस एंड कन्वर्ट ऑल द हीट, ठीक है, किसमें? वर्ड में, विदाउट एनी लॉस। कोई ऐसी इंजन ही नहीं है, लॉस तो होना ही हो रहा है भैया कुछ ना कुछ। समझ गया? ये पहली करेक्ट किया गया, पहली स्टेटमेंट है जो फर्स्ट फ्लो की कमी को करेक्ट कर रही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ये तो ये हो गया, ठीक है, कि जो एनर्जी का लॉस होता है वो तो होना ही है भैया, उसको कोई सुधार नहीं सकता। फर्स्ट लॉ तो यही कहता था ना कि जो एनर्जी दोगे उसमें से कुछ क्या होगा? वर्क होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी मिलेगी। तो ऐसा क्यों नहीं होता? फर्स्ट लॉ की कमी क्या बताई हमने कि ऐसा क्यों नहीं होता कि सारा का सारा वर्क ही हो जाए। तो क्यों नहीं होता? वो इन्होंने बोला भैया कि इसलिए नहीं होता क्योंकि ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जिसमें दी गई एनर्जी सबका सब क्या करें। फिर अगली स्टेटमेंट क्या थी? अगली कमी क्या थी? कि भैया हमेशा एनर्जी का फ्लो क्या होता है? हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि एनर्जी का फ्लो अपने आप कहां जाए? लोअर से हाइयर हो जाए। तो इसकी स्टेटमेंट दी है दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम था क्लॉजियस। क्या है? इन्होंने कहा हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। कह रहा भैया कभी भी हीट भी जो होती है ना, हीट असंभव है कि हीट कभी ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ फ्लो कर जाए। अगर ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। एग्जांपल दीजिए जहां पर हीट ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ जा रही
है कोई एग्जाम्पल? अपने आप तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। फ्रिज में जो सामान रखा होता है वो ठंडा होता है और धीरे धीरे और ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, एक्चुअल में आपको इसके लिए फ्रिज की मैकेनिज्म याद रखनी पड़ेगी, वो आउट ऑफ सिलेबस है आपके। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज में जो प्रोसेस होता है ना वो रिवर्सिबल होता है। मतलब कि ठंडे को और ठंडा कर देना, मतलब ठंडी चीज से हीट निकाल करके उसको और ठंडा कर रहा है। और वो जो ठंडी चीज से हीट निकाली गई वो कहाँ छोड़ दी जाती है? सराउंडिंग में, जिसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। फ्रिज में रखे सेब का टेम्परेचर ज्यादा होता है या बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है? फ्रिज में रखे सेब का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी फ्रिज की वजह से, फ्रिज उसके ऊपर वर्क करती है और वर्क करके उससे हीट निकालती है जिसका टेम्परेचर कम है, और वो हीट कहाँ छोड़ देती है, बाहर, जिसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखना कि कभी भी आप ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं सकते जिसमें एनर्जी का फ्लो लोअर टेम्परेचर से कहा हो जाए, हाइयर टेम्परेचर। अगर ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जैसे फ्रिज करती है। फ्रिज में मोटर होती है ना, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अगर ये अपने आप नेचुरल प्रोसेस क्या है, हाइयर टेम्परेचर से लोअर। गर्म चीज को छुओगे तो अपने आप ही वहां से हीट आने लगी आपकी तरफ। लेकिन कभी भी ठंडी चीज को छुओ तो कभी भी हीट आपकी बॉडी, ठंडी चीज को छुओ तो क्या होगा, उस ठंडी चीज से गर्म की तरफ आपकी तरफ नहीं आ सकती हीट। ये नेचुरल नहीं है। अगर इसको करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जिसमें आपकी एनर्जी का लॉस होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, फ्रिज। ठीक है। फिर इसमें एक एंट्रोपी प्रिंसिपल भी है। ठीक है, एंट्रोपी प्रिंसिपल कह रहा है द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीज इन द नेचुरल प्रोसेस एंड इट रीच द मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम। देखिए सुन लीजिए ये क्या कह रहा है। ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये तीसरी कमी है, ये तीसरा है। आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है? क्या होता है एंट्रोपी भाई? नहीं सो ही ले तो एक काम कर। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस। तो भैया कमी क्या है फर्स्ट लॉ की? फर्स्ट लॉ एंट्रोपी के बारे में नहीं बताता। ठीक है, कि एंट्रोपी बढ़ रही है तो क्या घट भी सकती है एंट्रोपी? एंट्रोपी कभी भी घटती नहीं है। एंट्रोपी हमेशा ही क्या होती है, बढ़ती है। कब तक, जब तक वो इक्विलिब्रियम, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ती रहेगी। तो लिखा हुआ है द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीज। ये नेचुरल प्रोसेस है। कब गिरता है, कब गिर करके टूट जाता है। क्या कभी कब टूटा हुआ चीजें सब अपने आप क्या होती है, बन जाएंगी? ऐसा होता है कभी? ठीक है, टूटना क्या होता है, एंट्रोपी का बढ़ना होता है। जुड़ना एंट्रोपी का घटना होता है। तो क्या टुकड़े अपने आप जुड़ जाएंगे क्या? समझ गया? तो यानी एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, समझ गया? तो ये भी आपका सेकंड लॉ में आता है, लेकिन खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप देख लेना, फिर भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर की पॉइंट्स कुछ निकल के आ रहे हैं। द लिखा हुआ है द सेकंड लॉ डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सेकंड लॉ एनर्जी के डायरेक्शन को ट्रांसफर के बारे में बताता है। अगर नेचुरल प्रोसेस देखा जाए तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है हाइयर टेम्परेचर से, और फोर्स्ड, मतलब हमने जहां पे वर्क करना है तो वहां पर हम लोअर से हाइयर की तरफ भी एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ रहा है ये रिवर्सिबिलिटी के बारे में ही बताता है। ठीक है, जैसे एंट्रोपी है। ठीक है, एंट्रोपी कभी भी घट नहीं सकती, हमेशा क्या होगी, बढ़ती है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एंट्रोपी का घटना। ठीक है, और बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा भैया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ध्यान रखना भैया। ठीक है, रिवर्सिबल क्या होता है? तो रिवर्सिबल ऐसे प्रोसेस होते हैं जो वापसी अपनी स्टेट में आ जाए। अब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है एक्चुअल में, आपको बता दूं, जो रिवर्सिबल है। लेकिन ऐसा प्रोसेस पॉसिबल है जो रिवर्सिबल हम कह सकते हैं, जो बहुत स्लो हो रहा है। अब मान लीजिए मैंने 0.1 सेकंड पे किसी सिस्टम को देखा, कुछ टाइम बाद उस चीज को देखा, तो आपको चेंज नहीं दिखेगा। तो आप कह सकते हो कि जो टी टाइम पे स्टेट थी वही अभी भी है, और जो अभी है वो टी टाइम पहले भी थी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप एक हाइपोथेटिकली रिवर्सिबल कह सकते हो। मतलब दुनिया में कोई ऐसा प्रोसेस है नहीं
रिवर्सिबल जो है। लेकिन जो प्रोसेस बहुत स्लो होता है तो उसको आप कह सकते हो कि भैया ये हर टाइम पे क्या होगा, एक जैसा ही रहता है, आगे वाले टाइम पे भी है या पीछे वाले टाइम पे भी, मतलब ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। तो लिखा हुआ है A reversible process is a आइडियलाइज मीन जिसको कभी भी अचीव ना किया जा सके, आइडियलाइज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट अकर्स इनफाइनाइटली स्लो, बहुत स्लो होता है जो प्रोसेस, आपकी सोच से भी स्लो प्रोसेस जो हो उसको हम क्या कहते हैं भैया, रिवर्सिबल, क्योंकि हर बार वो क्या होता है, एक जैसा ही आपको दिखता है, ठीक है। अलाउइंग द सिस्टम एट रिमेन इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, हमेशा किसमें रहता है, थर्मोडायनेमिक, एट एवरी, हर स्टेज में, ठीक है। सच प्रोसेस को आर प्योरली थियोरिटिकल, ये प्योरली थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी अचीव इन रियल लाइफ, ऐसे प्रोसेस को कभी हम अचीव नहीं कर सकते जो रिवर्सिबल हो। क्यों नहीं होता पता है आपको रिवर्सल, क्योंकि जब आप सिस्टम आपका आगे बढ़ता है ना तो वहां पर एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है, एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो जब आप उसको रिवर्स करोगे ना तो वो लॉस एनर्जी क्या होगी, गायब रहेगी उस आप रिवर्स करने के बावजूद भी, ठीक है, रिवर्स करने के बावजूद भी क्या होगी, वो गायब रहेगी। तो इसका मतलब वो चीज रिवर्स हुई नहीं है, वो क्या है, इरिवर्सिबल है, समझ गए। तो एक्चुअल में कुछ जो एनर्जी का लॉस होता है उसी वजह से जो सिस्टम होता है वो कभी भी रिवर्स कंडीशन में नहीं आ सकता, ठीक है। फिर आता भैया कैरेक्टर, यहां पे लिखा हुआ है द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय मेकिंग द इनफाइनाइट, देखिए क्या ये ध्यान रखना कि रिवर्सिबल अगर आपको बनाना है तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, बहुत, ठीक है, स्लो होना चाहिए, ठीक है, बहुत छोटा चेंज होना चाहिए, जो चेंज आपको लगे ही ना कि कोई चेंज हुआ हो, समझ गया। अगला क्या कह रहा है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, रिवर्सिबल जब भी हो सकता है जब एनर्जी का लॉस ना हो, ए से बी पे गए, बी से वापसी ए पे आए, जितनी एनर्जी ए से बी में गई थी उतनी एनर्जी वापसी आ गई बी से ए में, तो वो रिवर्सिबल है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, ए से बी पे गए हो और बी से ए पे आओगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का आपको डिफरेंस दिख ही जाएगा, समझ गए। द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट्स आर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द रिवर्स, कह रहा भैया मान लो अभी एक सेकंड पहले जितनी भी चीजें हुई थी इस ब्रह्मांड में सबकी सब अपनी वापसी उन्हीं स्टेट में आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा, उस वक्त जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई थी सबकी सब क्या हो जाए, वैसी हो जाए जो पहले थी, ऐसा पॉसिबल नहीं। एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, हमारे मुंह से निकला मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहा है, फैल रहा है। अब रिवर्सिबल होने का मतलब क्या है कि वो सब चीजें क्या हो, वापसी ऐसे ही है, टाइम रिवर्स हो, हर चीज जो पहले जा रही थी, जो आगे जा रही थी, जो जैसे आ रही थी, जहां जा रही थी, जिस तरीके से आ रही थी उसको रिवर्स कर दो, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। कह रहा जब भी हो सकता है जब सिस्टम क्या आ जाए, एंट्रोपी क्या हो जाए, घट जाए, ए से बी की तरफ जो एंट्रोपी बढ़ी है वही बी से ए की तरफ आ जाए एंट्रोपी, समझ गया, तो प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो ऐसा कभी तो हो ही नहीं सकता ना। तो यहां पे लिखा हुआ है इट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, जो रिवर्सिबल प्रोसेस हम कहते हैं वो क्या होता है, बहुत स्लो होना चाहिए, समझ गया। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है जिसको आप रिवर्सिबल कह सकते हो, जैसे भैया आपको पता आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो होता है, याद है नहीं याद है, क्योंकि टेम्परेचर सिस्टम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो बहुत स्लो जो प्रोसेस होते हैं सबके सब क्या होते हैं, हम रिवर्सिबल प्रोसेस की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या रखेंगे, आपको एक जैसे ही लगते हैं, हमेशा क्या लगते हैं, एक जैसे, ठीक है। और लिखा हुआ है मेल्टिंग एट 0 डिग्री अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है ना उसमें क्या होता है, जब 0 डिग्री पे जब कोई चीज मेल्ट होती है, पानी मेल्ट होता है, तो जितना पानी मेल्ट होता है तो नहीं क्या होता, बर्फ बनता रहता है, समझ गया। तो वहां पर भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये क्या है, तो ये दोनों कंडीशन क्या है, रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्या होता है, तो इरिवर्सिबल जितने भी हमारी डेली लाइफ में जो भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं सब में एंट्रोपी बढ़ती है, वो कम नहीं हो सकती, तो सारे के सारे क्या है, इरिवर्सिबल। लिखा है एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज द रियल लाइफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट अकर्स इन द फाइनाइट टाइम एंड इन्वॉल्व्स एनर्जी डिसिपेशन, मतलब ठीक है, एनर्जी का लॉस होता है उनमें, क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें एनर्जी बता दिया ना भैया, जो डेली लाइफ में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सबके सब क्या है, इरिवर्सिबल है, और वहां पे एनर्जी का लॉस होगा। क्यों, क्योंकि भैया कोई भी सिस्टम काम करता है ना तो वहां पर बहुत सारे डिसिपेटिव फोर्स होते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी होगी, ये सारी चीजें क्या करती है, एनर्जी का लॉस का कारण बनती है। तो इस वजह से कोई सिस्टम क्या होता है, खुद को रिवर्स नहीं कर पाता, ठीक है। फिर कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्सिबल के, तो भैया ये सब आपको आसानी से समझ जाओगे। कह रहा है कैन नॉट बी रिवर्स विदाउट लिविंग द चेंज इन द सिस्टम, ये कभी भी रिवर्स नहीं आ सकती, ठीक है।
तो अगर रिवर्स करोगे भी तो सिस्टम ऑफ सॉलिड में कुछ ना कुछ चेंज आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा कह रहा है हमेशा एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। नेचुरल प्रोसेस हमेशा क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे हीट का फ्लो कहाँ होता है, हायर टेम्परेचर टू वापसी हो सकता है क्या, करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। फ्रिज का, फ्रिज नेचुरल नहीं है, फ्रिज का वर्किंग नेचुरल नहीं है। लेकिन गर्मी में रखी चाय ठंडी हो गई, एटमोस्फेयर में रखी चाय, ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, लिखा हुआ है इट अकर्स रैपिड एंड डज नॉट मेंटेन इक्विलिब्रियम एट द एनी स्टेट। ये काफी तेजी से होता है। ये क्या होता है, काफी तेज होता है। अब चाय का ठंडा होना भी आपको पता लगता है, भैया धीरे धीरे ठंडी हो रही चाय, टेम्परेचर गिर रहा है ना। तो ये सब क्या है, रैपिड प्रोसेस है, तेज प्रोसेस है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या है, सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैस। ये क्या है भैया, रिवर्सल प्रोसेस है। क्योंकि सडन कंप्रेशन जैसे करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट लॉस होगा। सडन कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर घटेगा, तो हीट क्या होगा, गेन करेगा। ये आपको दिखेगा ना भैया सारा कुछ। और अगर जैसे कार चल रही है आपकी, कार चलती है तो भैया चलने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लिखा फ्रिक्शन प्रोसेस, फ्रिक्शनल प्रोसेस सच एज द मूविंग कार कमिंग टू स्टॉप। चल रही है कार, चलती चलती रुक जाए तो वहां पर फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन आता है तो भैया एनर्जी का लॉस होता है। तो आपने कभी देखा जो लॉस हुई एनर्जी है वापसी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल में, नहीं समझे मेरी बात को। कार चल रही है, चलते चलते ब्रेक लगा दी और कार रुक गई, वहां पर जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, फ्रिक्शन की वजह से, हीट में। तो क्या ऐसा कभी आपने देखा है कि हीट फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जो लॉस हुआ है, नहीं होता ना। तो ये भी क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस से ये भी पता लगा है कि भैया हीट हमेशा कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो भैया ये चैप्टर क्या हुआ, खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के और रिवर्सिबल प्रोसेस। लिखा हुआ है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है भैया, slowly compressing in a gas piston so the system remain in thermal equilibrium। जो इक्विलिब्रियम में रहता है हमेशा उसे हम क्या कहते हैं भैया, रिवर्सिबल है। क्या ये, और सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन में आपको पता है भैया टेम्परेचर एकदम में बढ़ जाता है कंप्रेशन में, और सडन एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है भैया, तो ये क्या है भैया, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है भैया, खैर आपकी आज की क्लास में बहुत ज्यादा आने वाला नहीं है, बस ये ध्यान रखना स्टार्ट में जो मैंने बताया, और बाकी इस क्लास को याद कर लेना, क्योंकि ये चीजें बहुत आगे काम आएंगी। बेशक ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता, लेकिन इनका काम बहुत ज्यादा होता है। इसमें अभी और भी टॉपिक थे सिलेबस में, जैसे आपका नहीं मतलब आउट ऑफ सिलेबस से, जैसे आपका हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, कार्नोट साइकिल होगी, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो ये जब टाइम मिलेगा तो हम कराएंगे एग्जाम के बाद। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे उसके बाद फिर। ठीक है, चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। ठीक है, मिलता है अगली क्लास में। कल की क्लास से नया चैप्टर चालू होगा, कल रिवीजन नहीं होगी संडे तक। ठीक है, केवल चैप्टर खींचूंगा, संडे तक खत्म कर दूंगा पूरा। कल केटी चालू होगा, ये ध्यान रखना।